नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी उज्जैन कांड में आरोपी के पिता ने बेटे के लिए मांगी फांसी की, टिकट मिलने को लेकर आकाश विजयवर्गीय के बयान की। बात करेंगे पंजाब में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किए प्रदर्शन की। एशियन गेम्स 2023 पर बोले एथलीट नीरज चोपड़ा की। सिख समुदाय पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर की। साथ ही जानेंगे कांग्रेस को बीजेपी ने काली डायरी से दिए जवाब की। अभिषेक बनर्जी ने ईडी को दिए चैलेंज की। बात करेंगे दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी के मामले में 2 गिरफ्तार की। मुख्तार अब्बास नकवी ने कस दिए राहुल गांधी पर तंज की। और आखिर में बात होगी दिल्ली एनसीआर में बढ़ रही ठंड की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। उज्जैन जिले में हुई नाबालिग से दुष्कर्म की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। नाबालिग सतना की निवासी है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए नानाखेड़ा के एक ऑटो ड्राइवर को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसका साथ देने वाले दूसरे ऑटो चालक राकेश मलावी को सबूत छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे मामले पर आरोपी के परिजनों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पिता जहां गुस्से में है तो वहीं मां को अपने बेटे के घर लौटने का इंतजार है। घटना जो भी हुई है ये अच्छी नहीं हुई है, बहुत घिनौनी हरकत है। ये ऐसा होने नहीं चाहिए किसी के भी साथ में। बेटी किसी की भी हो, ये तो मानव की है ना, किसी भी धर्म की बेटी है वो, हमारी बेटी है वो। मेरी भी बेटी होती तो मैं क्या करता, यही बोलता मैं कि उसको सजा देनी चाहिए। वही अगर गलती नहीं करी है उसने तो भगवान भोलेनाथ तो हमको विश्वास है वो बाहर आएगा, और अगर गलती करी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए। ये मेरी मांग है, चाहे बेटा किसी का भी हो। मैं भी अगर होता तो मुझे भी यही सजा मिलनी चाहिए। परेशान हो रहा है हम तो, ना रोटी खाना ना कोई पीना। ऐसी कैसी हमारी रोटी सब्जी फेंकी, हमने चाय पी के काम चला रहा है हमारा। अच्छे से हम कमाते थे, अच्छे से हम खा रहे थे। बाकी ऐसा कोई बवाल आया जो हमारा सब छीन गया, हमारा सब कुछ छीन गया, कहीं के भी नहीं दिए हम तो। परिवार तो दूर की बात है सर, हम बाहर निकलते तो हमको शर्म आती है। नहीं, अगर उसने आपराधिक वास्तव में किया है और साबित अगर होता है तो उसको फांसी होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। अरे पर इससे तो बच जाएंगे हम, इस दाग से तो बच जाएंगे। गुनाह किया तो एक ही चक्कर रो लेंगे ना, रो के हम बार बार का तो रोना नहीं होगा। समाज में रहना है तो कैसे रहेंगे हम समाज के अंदर, क्या जवाब देंगे हम मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहू होनो है, बच्चे पोता पोती है, हम कहाँ जाएंगे हम अगर ऐसी हरकत हो जाएगी तो। अभी सरकार हमको भगाएगी तो कहाँ जाएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया है। पिता को टिकट मिलने के बाद इंदौर 3 से विधायक आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटने की आशंका जताई जा रही है। इस आशंका के बीच आकाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका टिकट पार्टी तय करेगी। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी जो भी आकाश देगी या फिर आदेश देगी उसका वह पालन करेंगे। देखिए, मैं उतर रहा हूँ नहीं उतर रहा हूँ ये तो पार्टी तय करेगी। अभी तो विधायक हूँ, तो उस नाते जो भी अपनी जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करना है वो कर रहा हूँ। सर, कार्यकर्ता भी आपकी टिकट मांग को लेकर भोपाल गए थे। देखिए, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, उसको लेकर के वो गए थे। बाकी पार्टी जो भी तय करेगी वो हम हंसते हंसते स्वीकार करेंगे। और इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते, ये हमारा पहले भी लक्ष्य था, अभी भी लक्ष्य है और आगे भी लक्ष्य रहेगा। कैलाश जी भी मैदान में है और कई केंद्रीय नेता भी मैदान में, किस तरह का परिदृश्य देख रहे हैं आप? बीजेपी का जो है सरकार बनाना आसान लग रहा है? देखिए, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी मैदान में हैं, बहुत उत्साह है उसे लेकर कार्यकर्ताओं में। ना सिर्फ 1 नंबर में, सभी पूरे मध्य प्रदेश में तो 1 नंबर तो हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। और पूरा मध्य प्रदेश में भी 150 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम सरकार भी मजबूती से बनाएंगे और बहुत अच्छे से उसे चलाएंगे भी। हर के जीवन में सुख समृद्धि शांति भारतीय जनता पार्टी का पहले से भी इंटेंशन था और आगे भी है, और उससे हम लोग हासिल करके रहेंगे। आप लड़ना चाहते हैं सर विधानसभा चुनाव? नहीं, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो जनता की सेवा करना चाहते हैं। पार्टी तय करती है
किसे लड़ाना है किसे नहीं लड़ाना, वो जिसे भी लड़ाएगी उसके लिए हम लोग सब एक कार्यकर्ता के रूप में सर, क्या आप एक बार फिर नहीं, देखिए शीर्ष नेतृत्व ये तय करता है और कार्यकर्ता अपनी बात रखने का अधिकार है। शीर्ष नेतृत्व जैसा तय करेगा वो मुझे भी मंजूर रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को शीर्ष नेतृत्व की बात हम। पंजाब के किसानों का रेल रोको आंदोलन का आज तीसरा दिन है। पंजाब के किसान केंद्र सरकार से नाराज हैं, जिसके चलते 28 सितंबर से रेल रोको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसान आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने आज कुछ ट्रेनें रद्द की। एशियन गेम्स 2023 में एथलीट्स की शुरुआत 29 सितंबर से हो चुकी है। ये 5 अक्टूबर को समाप्त होगा। नीरज चोपड़ा की चीन पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपनी बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, काफी पॉजिटिव माहौल है। कब सभी एथलीट्स से मिल रहे हैं अदर स्पोर्ट के और अच्छा लग रहा है सभी से मिलके। अच्छा माहौल है और बढ़िया सब, वैसे बॉडी भी अच्छी है। और पिछले बार एशियन गेम्स में बिल्कुल फर्स्ट था और पहला एशियन गेम्स था, उसमें गोल्ड जीता था, फ्लैग बेरर भी था, तो वो भी बहुत एक बड़ी बात थी मेरे लिए। नहीं, बहुत अच्छा था और अभी दोबारा से फिर यहाँ पे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली। और 4th को फाइनल है, अच्छा करेंगे उसमें बढ़िया। 2018 से लेके अभी तक नीरज भाई कंसिस्टेंसी जो है आपकी बहुत जबरदस्त रही है। एक आधा ऊपर नीचे हुआ है लेकिन कंसिस्टेंसी रही है। आपको लगता है कि जो फॉर्मूला है आपका वो यही है कि कंसिस्टेंट रहो, फोकस्ड रहो? नहीं, बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट सिर्फ थ्रो में ही नहीं, अपना ट्रेनिंग में भी कंसिस्टेंट लगातार ट्रेनिंग करते रहो, अपने जो टेक्निक है उन पे कंसिस्टेंट काम करते रहे तो बिल्कुल वो कंसिस्टेंसी बनी रहती है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी होती है। जैसे पिछला साल काफी अच्छा रहा था, इम्प्रूवमेंट हुई थी, 2 बार नेशनल रिकॉर्ड हुआ और इस बार भी अच्छा लग रहा था। बट वही है कि थोड़ा बहुत इंजरी वगैरह चलती रहती है तो वो थोड़ा रुकावट बन जाती है। बट अच्छा है, सब बढ़िया है। कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छा लगता है कि कंसिस्टेंट है परफॉर्मेंस। 2018 से 2023 में जब आप आए हैं तो एक माइंडसेट दूसरों की तरफ में दिमाग में क्या देखते हैं जो भारतीय एथलेटिक्स की तरफ बदला है आपके मेडल के बाद? जब आप बिल्कुल जी, सबसे बड़ा तो मुझे जो खुद एथलीट्स के मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब वो बोलते हैं कि उनको एक बिलीव हो गया कि हम भी जीत सकते हैं। यही मेरा सबसे बड़ा मैसेज था कि ठीक है मेडल तो आ गया लेकिन सबसे बड़ा मैसेज यही था कि हम भी इनके बीच में कम्पीट कर सकते हैं। यूरोपियंस या बाहर के यूएसए के एथलीट हैं जिनको हम मानते थे कि शायद से बहुत टफ है, उनके बीच में खेलना और जीतना पॉसिबल है। तो वो मैंने वही चीज बोली थी और वो सबसे अच्छा लगा है फील करके कि उनको अभी वो चीज लग रही है कि हम भी जीत सकते हैं। और आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं एथलेटिक्स की कितनी बढ़िया है। तो उसमें बिल्कुल गवर्नमेंट बहुत अच्छा, टॉप साई फेडरेशन सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं और बिल्कुल मैं थैंक यू करता हूं जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी हैं वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ऑल ओवर सभी का एफर्ट है जो अपना इंडियन स्पोर्ट एथलेटिक्स ऊपर उठ रहा है। अरशद नदीम से मिले आप? अभी तक यहाँ पे तो नहीं मिला, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिला था तो होपफुली यहाँ पे मिलेंगे गेम से पहले। रिसेंट प्रोसेस के बारे में बताएंगे, डायमंड लीग से यहाँ तक मींस टेक्निकली अगर आप थोड़ा सा टच कर पाएंगे डॉक्टर क्लॉस के इनपुट्स और जो एशियन गेम्स में यू हैव नथिंग टू प्रूव, यू हैव डन इट ऑल, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, एशियन गेम्स चैंपियन, तो वो जो मोटिवेशन लेवल है वो एशियन गेम्स के लिए ऊपर रखना, उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा अगर आप नहीं, बिल्कुल ट्रेनिंग में जो फोकस रहता है टेक्निक पे तो वो तो मेन वो चैलेंज होता ही है कि कंपटीशन में कैसे उसको दोबारा उसको दिखाएं, क्योंकि कंपटीशन में बॉडी लैंग्वेज या बॉडी कंडीशन बिल्कुल अलग होती है। तो वही फोकस रहेगा कि कैसे टेक्निक को प्रॉपर करके और एफर्ट लगा सकें, वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है और वही फोकस होता है सबसे बड़ा। तो वही कोशिश करेंगे कि इंजरी के बारे में भी कुछ डिस्कस किया कि थोड़ा ग्रोइन आपको ट्रबल दे रहा है? हाँ, वही वो टेक्निक उसी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि टेक्निकल स्पोर्ट है काफी जेवलिन, और अगर थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं कुछ खिंचाव है तो वो मसल खुद को बचाती है तो उससे पूरी टेक्निक खराब हो जाती है। तो वही चैलेंज होता है कि कैसे उसको टेक्निक को प्रॉपर वो करें। छोटा स्टेडियम और बड़ा स्टेडियम जी, क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा दर्शक का फर्क पड़ता है या पूरा माहौल ही बदल जाता है? क्योंकि यहाँ का स्टेडियम काफी बड़ा है। आप बिल्कुल कोई इसमें? बिल्कुल जी, मैं कल गया था स्टेडियम में और बड़ा स्टेडियम मुझे बहुत पसंद है। हमेशा ही मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बहुत पब्लिक होती है, भरा होता है स्टेडियम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी तरह का एक्सपीरियंस किया है जी। अपनी बेस्ट मैंने छोटे स्टेडियम में भी की है, बड़ों में भी कई बार हुई है। और पिछली बार टोक्यो में जो एक्सपीरियंस किया, स्टेडियम तो बड़ा लेकिन लोग नहीं थे वहां पे,
तो फर्स्ट टाइम ऐसे नहीं सर, बड़ा तो क्या सर, वो तो चलता रहता है स्पोर्ट्स में, लाइफ में हमेशा इंसान बढ़ता रहना चाहिए, बस अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए, खुश रहो, बस वही है सबसे बड़ी चीज तो। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बार, स्टेडियम भरा हुआ था, फुल था और अच्छा लगा, और यहाँ पे भी काफी अच्छा लगेगा। एक सवाल और मैं जी। आपसे पूछना चाह रहा था, हमेशा आप ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में टीम बॉन्ड वाला होता है, हम किसी एक कंट्री के अगेंस्ट हम नहीं खेल रहे होते हैं, अलग अलग देशों के खिलाफ खेल रहे होते हैं, साथ में खेल रहे होते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा होता है ना कि जब भारत के साथ पाकिस्तान खेल रहा होता है वो बातें आती हैं कि हाँ जी, है ना, तो बिल्कुल आते हैं वो तो। बस मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि एज एन एथलीट और इतना बड़ा नाम आप बन चुके हैं, आपके ऊपर में एक एडिशनल क्या प्रेशर होता है कि यार ऐसा नहीं हो कि है ना, मतलब कंट्री की इमेज वाली बात रहती है? सर देखो, कंट्री की इमेज मुझे लगता है कि सिर्फ एक के उस पे नहीं होता, सभी स्पोर्ट्स में होता है, ऐसा नहीं है कि वो भी तैयारी करते हैं, तो ऐसा तो मतलब अभी तक तो यही हुआ है कि हमेशा जहाँ खेले हैं, अगर अरशद नदीम की बात करें तो वहां से हाँ जीते हैं, तो वही है कि अगर जो भी होगा वो चीज भी एक्सेप्ट करेंगे, तो अपनी तरफ से तो वही मेन फोकस रहता है कि जब खेल रहे हैं तो फोकस वही रखें कि अपना बेस्ट कैसे कर सकें, उसमें ये माइंड में नहीं होता कि कौन साथ में खेल रहा है, तो खुद से ही एथलेटिक्स की सबसे बड़ी बात ये खुद से कंपटीशन होता है, हमको खुद का बेस्ट करने के लिए खुद को पुश करना है, तो ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि अपने इंडिया में इंडिया पाकिस्तान का चलता है हमेशा, और एशियन गेम्स में है तो बिल्कुल ही, अब यूरोपियन एथलीट्स यहाँ पे नहीं है, बाहर के कोई एथलीट तो और ज्यादा फोकस रहेगा, पर वही जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि सबसे पहले तो खुद से फाइट है, और अपनी थ्रो अच्छी करने की कोशिश करनी है, अपनी टेक्निक अच्छी करनी है, और बाकी सिख समुदाय को लेकर चल रही चर्चाओं पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हर कोई जानता है कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने सिख समुदाय के मुद्दों और सुझावों पर बहुत ध्यान दिया है। मैं नहीं मानता कि अभी जो चर्चा हो रही है वह पूरे समुदाय यानी कि सिखों के प्रतिनिधि मुद्दे हैं। जो लोग आतंकवाद की बात करते हैं अलगाववादी लोग हैं। से हम देख रहे हैं अच्छा कि सिख इशू पे आप दोनों ने बहुत बड़ा काम किया। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हैं और 2014 से लेकर जो काम किया उसके बावजूद आज सिखों के ग्लोबली एक मन में डर है कि कौन लोग मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, ये क्या हो रहा है। आपका मैसेज क्या होगा ग्लोबली सिख कम्युनिटी के लिए कि जो उनका इतना बड़ा सरोकार है, जो उनका प्यार है, वो कैसे दूर हो सकता है? नहीं, देखिए, जो एक तो जो सिख कम्युनिटी जो है, अगर उनके आप ही खुद जानते हैं कि पिछले 10 साल में उनके जो मुद्दे जो हैं, उनके विषय आप जानते हैं कि पहले वो ब्लैक लिस्ट की चर्चा होती थी, और बहुत सारे लोग थे जिनको लगता था कि वो खुद अपने देश जा नहीं पा रहे। अब उनके इतने सारे मुद्दे जो हैं, कुछ जो हैं कौम के मुद्दे हैं, कुछ व्यक्तिगत मुद्दे हैं, तो उन पे मोदी सरकार ने जितना समय बिताया है, जितना ध्यान दिया है, जितना उसके जो अलग अलग सुझाव निकाले हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब जो हुआ है और अभी जो चर्चा जो हो रही है, ये जो है मैं नहीं मानता कि एक किस्म से पूरे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव इश्यूज हैं। ये जो अभी जो आतंकवाद की बात करते हैं, जो अलगाववादी लोग जो हैं, जो हिंसा माने जिनके तर्कों में ये हिंसा की बात आती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक माने छोटी सी माइनॉरिटी है, और उनके लिए जो है, जो हमारी सरकार, जो यहाँ की सरकार, कनाडा की सरकार, उनको माने एक किस्म से निष्पक्ष तरीके से देखना चाहिए, और जो उनका जो रिस्पांस होगा वो होगा। तो आप इसको नहीं लीजिए कि ये कहीं एक पूरे कम्युनिटी का विषय, वो उसको माने गलत तरीके से एक किस्म से। उज्जैन रेप केस को लेकर कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर। अब राजस्थान का मुद्दा उठाकर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने लाल डायरी के बाद कायलीदारी से कांग्रेस को जवाब दिया है।
ये लाल डायरी है राजस्थान के मुख्यमंत्री के काले कारनामों की, भ्रष्टाचार की, और ये बड़ी चित परिचित लाल डायरी है। इसके बारे में जब भी बात होती है तो अशोक गहलोत जी बड़ा असहज महसूस करते हैं। पर आज इस लाल डायरी पर नहीं बल्कि एक ब्लैक डिजिटल डायरी लेकर आया हूं राजस्थान के काले करतूतों पर जो हो रहे हैं कानून व्यवस्था के नाम पर। और इस ब्लैक डिजिटल डायरी में वो एक एक प्रमाण है जिस प्रकार से राजस्थान की कानून व्यवस्था को पिछले 4-4.5 साल में अशोक गहलोत जी के रहते हुए ध्वस्त करने का काम किया गया है। और इस ब्लैक डिजिटल डायरी में कल्पना कीजिए कि जिस समय पर, जिस कालखंड में हम लोग बात कर रहे हैं नारी शक्ति को वंदन करने की, हमारी संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाया। ये केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, उनकी शक्ति को वंदन कर रही है। परंतु जो ब्लैक डिजिटल डायरी में लेकर आया हूं, रेड डायरी करप्शन की, ब्लैक डिजिटल डायरी राजस्थान के कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने के प्रमाण की। इस ब्लैक डिजिटल डायरी में मैं आपको ऐसे प्रमाण दिखाने वाला हूं जिससे कि आप विचलित हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये राजस्थान है, क्या ये उन जगहों के बारे में बात हो रही है जहां पर महिलाओं का जीना नामुमकिन है। ये तस्वीर है, और माफ करना, ये तस्वीर आज जो आई है, ये तस्वीर आप देखिए गौर से। ब्लैक डिजिटल डायरी में पहली तस्वीर, पहला प्रमाण। आप मुझे पूछेंगे कि क्या ये तस्वीर अफगानिस्तान की है? नहीं, ये तस्वीर अफगानिस्तान की नहीं है। आप मुझे पूछेंगे क्या ये तस्वीर सूडान की है? नहीं, ये तस्वीर सूडान की नहीं है। ये तस्वीर जयपुर जिले में जमवा रामगढ़ की है। और इस तस्वीर में एक महिला के शव को किस प्रकार से दिन दहाड़े अधजला छोड़ दिया गया है सड़कों पर, उसके साथ क्या क्या बर्बरता गुजरी होगी, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जयपुर में, राजस्थान, दिन दहाड़े। यही ब्लैक डायरी, डिजिटल डायरी मैं लेकर आया हूं क्योंकि ये एक आध घटना नहीं है। आज राजस्थान में वो नारा लगाती है ना प्रियंका वाड्रा जी, लड़की हूं तो लड़ सकती हूं। आपको पता है राजस्थान की महिलाएं क्या कह रही है? राजस्थान की महिलाएं कह रही है, लड़की हूं तो क्या राजस्थान में बच सकती हूं। क्योंकि ये एकाध घटना नहीं है। इस ब्लैक डिजिटल डायरी में वो तमाम प्रमाण हैं जिससे कि राजस्थान पिछले 4-4.5 वर्षों में महिला उत्पीड़न में, बलात्कार में, महिला शोषण में, चाहे वो महिलाएं आदिवासी समाज की हो, चाहे वो महिलाएं दलित समाज की हो, चाहे वो महिलाएं माइनर हो, उनके साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न की घटनाएं अगर किसी भी प्रदेश में घटित हुई है, और जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो राजस्थान है। मैं आपको ज्यादा पुरानी बातें नहीं बताऊंगा, केवल 4-5 दिन में जो राजस्थान में हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। ये तो आज की घटना है, रूह को कंपाने वाली ये तस्वीर आप सबने देखी है। जयपुर में दिन दहाड़े इस प्रकार से अधजला शव मिलता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक और तस्वीर। यह 2-3 दिन पुरानी तस्वीर है। यह तस्वीर है सीकर की। सीकर में एक 15 वर्षीय बच्ची खेलती कूदती, शिक्षा प्राप्त करने की जिसकी उम्र है, उस बच्ची के साथ गैंगरेप किया जाता है, और उस बच्ची का गैंगरेप करने के बाद उसे कुएं में मारकर ढकेल दिया जाता है। आप कहेंगे कि केवल इतनी घटनाएं? मैं आपको एक और घटना से वाकिफ कराना चाहता हूं। यह घटना है हनुमानगढ़ की। न्याय नहीं मिला तो दुष्कर्म पीड़िता ने लगाई फांसी। मित्रों, 19-20 सितंबर की बात है। एक रेप पीड़िता, जिसका मैं आपको बयान भी अभी सुनाऊंगा, वो रेप पीड़िता के साथ रेप जब हुआ, वो पुलिस को अप्रोच करती है, राजस्थान पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है, 164 में अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाती है और कहती है मेरे साथ यह जुल्म हुआ। और राजस्थान की पुलिस
जाहिर सी बात है, जब राजस्थान के मुखिया ही बलात्कारियों को बचाने के लिए सारे हथकंडे करते हो तो राजस्थान की पुलिस उनकी शिकायत को अनसुना अनदेखा करती है। वो महिला मजबूरन जाकर एसपी ऑफिस के सामने धरना देती है, फिर भी राजस्थान शासन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगती और फिर हताश होकर, निराश होकर जिस प्रकार से उस महिला को अपमानित किया जाता है, अपराधियों को बचाया जाता है, वो महिला मजबूरन अपनी जान लेने पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी देश की राजधानी नई दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। इस प्रदर्शन के लिए बंगाल से दिल्ली तक ट्रेन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता आने वाले हैं। इस रैली से पहले ईडी की ओर से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। राजधानी दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी को अंजाम देने वाले शातिर चोर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सबसे बड़ी चोरी की वारदात के मास्टरमाइंड लोकेश श्रीवास को भी गिरफ्तार कर लिया है। लोकेश कोई छोटा मोटा चोर नहीं है, वो इससे पहले भी चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है और उसका आपराधिक इतिहास बड़ा पुराना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को अचानक दिल्ली के कीर्ति नगर में एशिया का सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लकड़ी कारीगरों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। राहुल को अपने बीच देखकर लकड़ी कारीगर फूले नहीं समाए। अब इन तस्वीरों पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसा है। देखो, एक तरफ तो प्राम्पटर प्रोफेसर भी पप्पू को पास नहीं करा पाया, दूसरी तरफ इस तरह के प्रायोजित जो प्रोग्राम है वो भी पप्पू को परीक्षा में पास नहीं करा पाएंगे, क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब अगर आप अकल में जीरो हो और नकल में हीरो बनने की कोशिश करें तो आपका क्या होगा? किसी तरह का कोई भला होने वाला नहीं है। घूमने दीजिए, टहलने दीजिए। जी सर, वुमेन के अगेंस्ट जो है कांग्रेस ने वुमेन कैडर्स को लगाया है 30 से ज्यादा जगह पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, पहले इसी कांग्रेस पार्टी ने क्रेडिट की डींग मारना शुरू किया, अब जो है वो कंफ्यूजन का डिब्बा लेके घूम रहे हैं। तो पहले क्रेडिट की डींग, अब कंफ्यूजन का डिब्बा, और ये सारा के सारा डींग और डिब्बा उनका डिब्बा गोल करेगा। पहले तो कह रहे थे कि जी ये मुस्लिम ये रिजर्वेशन बिल है, इसे तो कांग्रेस की अपना बिल है, कांग्रेस ने ही इसको जो है वो सबसे बड़ी इसकी जो है वो जिम्मेदार है, कांग्रेस ही इसको आगे बढ़ा रही थी। अब क्या कर रहे हैं? पहले तो क्रेडिट का जो है वो डींग मारते रहे, अब जो है वो कंफ्यूजन का डिब्बा लेके सब जगह पूरे देश में घूम रहे हैं। तो इसलिए अपना डिब्बा गोल होने से पहले ये डींग और डिब्बा बंद करें तो इनका भी भला होगा और देश का ही भला होगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने परिवार तंत्र के शासन को प्रजातंत्र के सुशासन में परिवर्तित कर दिया है। तो अब परिवार तंत्र के शासन का जो रिवाज था वो प्रजातंत्र के सुशासन के मिजाज में बदल गया है, और जब ये रिवाज और मिजाज में बदल जाएगा तो इस परिवार तंत्र का क्या हश्र होगा इनको भी अच्छी तरह से मालूम है। ये चाहे विधानसभा के चुनाव हो और चाहे आने वाला 24 का चुनाव हो, उस सारे चुनाव में इनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि ये चारों खाने चित होने वाले हैं, क्योंकि अब इस परिवार तंत्र के रिवाज के भरोसे जो है वो अब नहीं चलने वाला है। अब परिवार तंत्र का रिवाज जो है वो प्रजातंत्र के मिजाज से भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक 3 अक्टूबर तक बिहार, झारखंड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम से भारी बारिश होगी। इस दौरान आंधी चलने और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में आज आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण कोंकण गोवा तटों से दूर पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर स्थित है। वहीं दूसरा कम दबाव का क्षेत्र पूर्वोत्तर और इससे सटे बंगाल की पूर्व मध्यम खाड़ी से ऊपर स्थित है।